सोना गरीब के लिए तो पहले ही ख्वाब तो अमीर के पहुंच से भी बाहर होने लगा। पहले से महंगे सोने की कीमतों को पर लग गए हैं। फैसलाबाद में सोने की कीमत में फी तोला 9,000 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की कीमत 9,000 रुपए बढ़ने के बाद 3,90,000 फी तोला पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होने के बाद 3,334,360 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं पहले से महंगे सोने की कीमतों को पर लग गए हैं। फैसलाबाद में सोने की कीमत में फी तोला 9,000 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की कीमत 9,000 रुपए बढ़ने के बाद 3,90,000 फी तोला पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होने के बाद 3,334,360 रुपए का हो गया है। सोना गरीब के लिए पहले ही ख्वाब बन गया तो अमीर की पहुंच से भी बाहर होने लगा। पहले से महंगे सोने की कीमतों को पर लगे। सोने की कीमत में फी तोला 9,000 रुपए का बड़ा इजाफा। 24 कैरेट सोना महंगा होकर 3,90,000 रुपए फी तोला हो गया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,34,360 रुपए का हो गया। इस पर मज़ीद बात करेंगे। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, बताइएगा। आदमी की पहुंच से अब बाहर थी ही, अब अमीर जो हैं उनकी पहुंच से भी सोना बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने की आज सराफा मार्केट में फी तोला कीमत जो है वो बढ़ने के बाद 3,90,000 रुपए हो चुकी है। और सोने की कीमत बढ़ने के बाद ना सिर्फ जो खरीदार हैं वो परेशान हैं, बल्कि जो दुकानदार हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। सराफा मार्केट के ताजरों का कहना है कि पहले ही सोने की कीमत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि कारोबार जो है वो ना होने के बराबर था। और आज एक ही दिन में फी तोला सोना जो है वो 9,000 रुपए महंगा हुआ है। और सराफा मार्केट के अंदर भी इस वक्त जो हैं वो सन्नाटे हैं। शादियों के जो सीजन है वो शुरू होने के बावजूद सराफा मार्केट के अंदर जो है वो कारोबार ना होने के बराबर है। आखिर वजूहात क्या हैं कि सोने की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है? इस हवाले से सराफा मार्केट के जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद कामरान भाई, बताइएगा आखिर क्या वजूहात हैं कि सोने की कीमत जो है वो बढ़ रही है, खरीदारी भी नहीं हो रही, डिमांड ना होने के बावजूद सोना महंगा क्यों हो रहा है? क्या वजूहात है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आलमी मंडी में ये तकरीबन $3700 मंडी हो चुकी है। अब पिछले दिनों में ये $3600 गई थी जब ये 3,98,000 रुपया रेट हाई गया था। अब मंडी $120 ऊपर चली गई है और आलमी मंडी के हिसाब से रेट अभी 4.25 लाख रुपया बन रहा है। इसके बावजूद भी रेट कम है। कस्टमर की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है कि वो छोटा मोटा कोई भी कोई चीज की खरीदारी कर सके। आपके कहने का मतलब है कि अगर आलमी मंडी से कंपेयर किया जाए तो उसकी निस्बत कम है कीमत पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही है। इसकी वजूहात क्या है कि ग्राहक नहीं है? ग्राहक नहीं है, खपत नहीं है, बिल्कुल सेल नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। इन्वेस्टर जो कस्टमर वो बिल्कुल सोया पड़ा है। मुल्की हालात ऐसे हैं, सैलाब की वजह से, फ्लड की वजह से हर बंदा रोटी कमाने में बहुत मुश्किल हुई है उसको। अच्छा, आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ने की क्या वजूहात हैं? ऐसा कौन सी चीज है जो सोने की कीमत को आलमी मंडी के अंदर बढ़ावा दे रही है? ये तकरीबन जितने भी सारे मुल्क हैं इन्होंने अपने सारे असासे गोल्ड की शक्ल में कवर किए हुए हैं। वो करेंसी में निकल के गोल्ड, जो भी कोई मुल्क कहता है कि गोल्ड सेल करना है, वो दूसरा तीसरा खरीदार पीछे बैठा हुआ है। उस वजह से इसका रेट कम हो ही नहीं पा रहा। अच्छा, आपके ख्याल में आलमी मंडी के अंदर कौन से मुल्क जो बड़े खरीदार हैं या इन्वेस्टर हैं सोने को खरीद रहे हैं, वो कौन से? सबसे बड़ा तो ये इंडिया बना हुआ है। उसकी कोशिश है कि जितना भी जहां से भी गोल्ड मिलता है वो खरीद कर लेता है। अमेरिका, रूस, ये सारे इंटरेस्टेड हैं कि गोल्ड की शक्ल में अपनी ना असासे को कन्वर्ट करें। अच्छा, बिल्कुल। आलमी मंडी के अंदर कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं और इसकी बड़ी वजह जो है वो ममालिक हैं जो अपनी करेंसी की बजाय गोल्ड जो है उसमें असासे बना रहे हैं और उसकी वजह से आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ती हुई जा रही हैं। जिसके बाद अगर आलमी मंडी के साथ कंपेयर किया जाए पाकिस्तानी रेट को तो वो डिमांड ना होने की वजह से 3,90,000 रुपये है। एक्चुअल रेट जो आलमी मंडी के से कंपेयर करते हुए देखा जाए तो वो 4,15,000 रुपये बनता है। और ये एक अंदिया है और खदशा है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत जो है वो मजीद बढ़ सकती है। जी, आइंदा आने वाले दिनों में सोने की कीमत मजीद बढ़े। फजील अहमद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सोने की कीमत में फी तोला 9,000 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की कीमत 9,000 रुपए बढ़ने के बाद 3,90,000 फी तोला पर पहुंच गई है। हाई स्पीड डीजल के बाद मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। मट्टी का तेल 3 रुपये 15 पैसे
फी लीटर महंगा, नई कीमत 179 रुपये 96 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी गई। ओकरा ने मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में आज से 2 रुपये 78 पैसे लीटर का इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखी गई है। आपको बता रहे हैं यहाँ पर मट्टी का तेल 3 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 179 रुपये 96 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में आज से 2 रुपये 78 पैसे लीटर का इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखी गई है। वजारत खजाना ने रात के हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया था। हाई स्पीड डीजल की कीमत में आज से 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रखी गई है। वासा फैसलाबाद का आइंदा साल के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा का बजट मंजूर। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर के ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। गैर तरक्याती फंड्स के लिए 7.5 अरब से ज्यादा की मंजूरी। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की सरबराही में होने वाले वासा गवर्निंग बॉडी के इजलास में बड़ा सालाना बजट जो है उसकी मंजूरी दी गई है। इस हवाले से अगर बात कर ली जाए तो 75,626 मिलियन रुपए के नॉन डेवलपमेंट फंड्स की मंजूरी दी गई है, जबकि डेवलपमेंट फंड्स की मद में 2326 मिलियन से जायद रकम की जो है वो मंजूरी दी गई है। इस हवाले में इजलास में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर, इसके साथ साथ एमडी वासा और वासा के तमाम डायरेक्टर्स जो हैं वो भी शरीक हुए हैं। इस बजट की मंजूरी के बाद जो है ये भी कहा गया है कि फैसलाबाद शहर में मौजूद तमाम तर जो प्रिंटिंग साइजिंग इंडस्ट्री है उनको मुकम्मल तौर पर इस बात पर आमादा किया जाए कि तमाम अदारे जो हैं वो वासा के एनओसी के बगैर ना चलें और आइंदा माह से वासा के एनओसी हासिल किए बगैर चलने वाले प्रिंटिंग डाइंग समेत दीगर यूनिट्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएं ताकि रेवेन्यू में मजीद इजाफा किया जा सके। इस हवाले से वासा ज़राए का ये कहना है कि डिपॉजिट वर्क के तौर पर मौजूद 2326 मिलियन का जो बजट है उसकी मंजूरी दी गई है और तमाम तर वो काम जो कि ज़ेर इल्तवा हैं या तमीराती मराहल में हैं उनको आइंदा 2 माह के अंदर मुकम्मल करने के हवाले से भी हिदायत जारी की गई हैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से, जिनका ये कहना था कि तमाम तर बजट सेटअप के अंदर रहते हुए जो तमीराती काम है उनको मुकम्मल करवाया जाए। और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को भी खुसूसी अहकाम दिए गए हैं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वासा की जानिब से होने वाले तरक्याती काम जो हैं उनकी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ना सिर्फ जो है करवाई जाएगी बल्कि इसके साथ साथ ऐसे काम जो कि अभी ज़ेर तामीर हैं या तमीराती मराहल के अंदर हैं उनके मटीरियल की टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है वो भी करवाई जाएगी ताकि किसी भी किस्म की नाकस मटीरियल के इस्तेमाल का अंदेशा जो है वो बाकी ना रहे। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की गोजरा हॉकी स्टेडियम आमद, नुमाइशी मैच देखा। नील हॉकिंस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। So I've been in Pakistan for 3.5 years and I play hockey. Everyone talks about the Olympic city Gojra and I wanted to visit before I left Pakistan for a number of reasons. One, because hockey is the national sport of Pakistan and I want to see hockey again be great and Pakistan be #1 in the world. Secondly, I play hockey. I'm not very good and if I drink the water here maybe I will become better. And thirdly, it is important to start the kids young, to bring the kids young. And this is what we do in Australia. What I saw today in Gojra from the young women and the young men, amazing skill, amazing talent. So please, this is a national sport. I encourage the government to invest and support the future of hockey. Can you play your role for bringing international hockey back in Gojra or bringing the level of hockey it was before? I think this answer lies in Pakistan. You don't need international. You have the skill, you have amazing coaches, you have great teams and you have the passion. It's here in Pakistan. You don't need any help. You just need investment here and then you will be #1 again. कभी क़यामत ढाती गर्मी और कभी सैलाब का बायस बनती तूफानी बारिशें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौसमी दौरानिया शदीद तग़य्युर का शिकार। माहिरीन माहौलियात ने पल पल बदलते मौसम में खतरे की घंटी बजा दी है। तफसीलात जानेंगे मरीम रजा से। मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वो उनकी वजूहात भी बढ़ी हैं जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत जो है वो भी बढ़ी है। ज़ियाउर रहमान साहब, उनसे जान लेते इस हवाले से बताइएगा कि क्या वजूहात है। देखिए, ये जो सीजनल चेंजेस हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पूरी दुनिया इससे सफ़र कर रही है।
اس میں ملٹیپل جو ہیں وہ ملٹیپل جو چیزیں ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ گرین ہاؤس گیس امیشن ہے. ہمارے یہاں پہ ان کنٹرولڈ جو ہے وہیکلس ہیں جو ایگزاسٹ کر رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونوکسائڈ, جو گرین ہاؤس گیس کی جو ہے وہ وجہ بن رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو انوائرمنٹل ٹیمپریچر ہے وہ ریز کر رہا ہے. اور اس ایبرپٹ ٹیمپریچر کی وجہ سے جو مونسون کا اسپیل ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے اور ہماری جو کلائمیٹ ہے اس میں ایک شفٹ آ رہی ہے. اسی طرح جو ان کنٹرولڈ نائٹروجنس فرٹیلائزرز ہیں دے آر آلسو کازنگ نائٹروجن امیشن, جو بھی ایک گرین ہاؤس گیس کے طور پہ کام کرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنگ میں تریمو بیراج پر پانی کی مقدار صرف 75,000 کیوسک رہ گئی. زرعی رقبے پانی سے آزاد, سیلابی علاقوں میں مسائل کم ہونے لگے. ڈپٹی کمشنر علی اکبر کہتے ہیں کہ ضلع کے 313 موضوعات میں سے 145 موضوعات سے سیلابی پانی کی نکاسی ہو گئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں رمضان مرزا سے. بالکل دریائے چناب میں طغیانی کم ہو گئی اور تریمو براج کے اوپر جو ہے وہ پانی کی سطح کم ہوتے ہوتے لگ بھگ 75,000 کیوسک ہو گئی ہے اور بیشتر جگہوں سے پانی نکل چکا ہے. ہم اس وقت پنڈی محلہ کے ساتھ موجود ہیں جہاں پر شہر کے حفاظتی بند کے ساتھ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے صورتحال کا جائزہ بھی لیا. ڈی پی او جھنگ بھی ہمراہ ہمارے ساتھ موجود, میں سے بات بھی کرتے ہیں. جی جس طرح ہمارے پاس 2 بڑے راؤنڈ پانی کیا ہے اور اللہ کا یہ ہم فضل اور شکر ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پانی نے ریسیڈ کیا ہے, لائف لاس ہو, کیٹل لاس ہو, وہ اس سے ہم بچ گئے ہیں. تو ابھی جس طرح آپ نے خود ہی بتا دیا 75,000 کیوسک ہمارا یہ تریمو پہ چل رہا ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیجیے جو آپ کو پونڈنگ نظر آ رہی ہے جدھر ہم کھڑے ہیں, ساتھ ہماری ڈرین ہے. انشاءاللہ ڈرین کا پانی نیچے جائے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ وہ ریور بیڈ کے اندر جو ہمارے موضع جات ہیں جنہوں نے انڈیٹ ہونا ہوتا ہے وہ 50,000 بھی پانی آ جائے. تو انشاءاللہ یہ مجھے لگے گا کہ جو ابھی 313 میں سے 145 ہمارے ایسے موضع جاتے ہیں جو ٹوٹلی پانی ریسیڈ کر گیا. جو باقی آج رات کی پکچر اور کلیئر ہو جائے گی. اراؤنڈ یہ آپ کو لگے گا ہفتے 10 دن والے یہ ہیں. انشاءاللہ یہ دوبارہ لوگوں کی جو لائف جو بحال بھی ہو گئی ہے, لوگوں نے جانا بھی شروع کر دیا ہے. لوگ گھروں کو جا رہے ہیں, زمینی راستے بھی بہتر ہو چکے ہیں. ہماری جو روڈز جو پانی کی وجہ سے انڈیٹ ہوئی تھی ان پہ ہم لوگ انشور کرا رہے ہیں کہ ٹریفک کی پراپر بحالی ہو, کیونکہ جب سیلاب آیا ہوا تھا تو بہت ساری روڈیں جو ہے وہ بند ہو گئی تھی اور ہماری جو صرف تریمو روڈ جو تھی, تریمو براج والی روڈ, وہی آپریشنل تھی. اب یہ ہے کہ تمام ہم ٹریفک کی ڈیوٹی جو ہے جو ہم لوگوں نے بیریئرز وغیرہ لگوائے ہوئے تھے ہم لوگ پراپر ٹریفک کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پلس جس طرح لوگ واپس جا رہے ہیں تو جو اگر کسی قسم کی کوئی بندے کی کوئی واردات ہوئی ہو ان کو ہم لوگ ان کے ساتھ پراپر جو ہے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. جو ہیں بہت شکریہ آپ کا. محکمہ ایکسائز نے بیوہ خواتین کے لیے 12,000 روپے تک کا پراپرٹی ٹیکس معاف کر دیا. رہائشی مکانات کا 12,000 روپے تک ٹیکس مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. تفصیلات جانتے ہیں عمیر عصمت سے. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے رواں مالی سال کے دوران پراپرٹیز پر ٹیکسز میں رعایت اور چھوٹ دینے کا اعلان کیا گیا ہے. اس حوالے سے وہ تمام پراپرٹیز جو کہ اگر بیوہ خواتین کے نام پر ہیں تو ان کو پراپرٹی ٹیکس میں رعایت کی جائے گی یا ان کو چھوٹ دی جائے گی. 12,000 روپے تک کا جن پراپرٹیز کا سالانہ ٹیکس ہوگا تو اس کو مکمل طور پر معاف کر دیا جائے گا, جبکہ 12,000 روپے سے زائد جو پراپرٹی ٹیکس ہوگا تو وہ باقی معنی دار ٹیکس ادا کرنا ہوگا. اسی طرح جو ریٹائرڈ سرکاری محکموں کے افسران اور ملازمین ہیں ان کو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ فوج سے ریٹائرڈ افسران یا ملازمین ہیں ان کو بھی پراپرٹی ٹیکس میں رعایت دی جائے گی. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حکام کے مطابق جو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ ہے وہ رہائشی اور کمرشل دونوں پراپرٹیز پر ٹیکس گزاروں کو دی جائے گی. جی بہت شکریہ کے لیے. فیصل آباد میں جگر اور گردوں کے بڑھتے ہوئے امراض. فیصل آباد چیمبر آف کامرس شہریوں کی صحت کے لیے پریشان. چیمبر عہدیداران کی پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے وفد سے ملاقات. بڑے چھوٹے ہر طرح کے یونٹس کے ملازمین کی باقاعدگی سے اسکریننگ کا فیصلہ. تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے. پاکستان میں ہیپاٹائٹس شوگر کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے جو مختلف مزید امراض ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور بالخصوص ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس ہے وہ انتہائی متحرک ہے. اسی سلسلے میں جو پاکستان کڈنی لیور اینڈ انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ ہے وہ یہاں پر وفد پہنچا ہے اور مختلف امور پر بات کی گئی ہے. ریحان نسیم بھراڑا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب بتائیے گا. پاکستان ویسے بھی نمبر 1 ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ طارق بھائی کے آنے سے ایک فیصل آباد کے شہریوں کو ایک شعور ملے گا, اور ہم کوشش کر رہے ہیں مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کریں
हमारी इंडस्ट्री के अंदर लेबर की स्क्रीनिंग हो, हमारे स्टाफ की स्क्रीनिंग हो, ताकि पता लग सके कि क्या इनमें से कोई हेपेटाइटिस का शिकार तो नहीं। तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, फैसलाबाद में चूंकि एक बड़ा तबका मजदूर तबका है और वो फैक्ट्रियों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में बड़ा आसान होगा तशखीस करना भी और उनको ऑब्लाइज करना भी, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रेहान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि फैसलाबाद चैम्बर ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और ये मौका दिया है कि हम इसकी जो हेपेटाइटिस सी और बी की शरह है, बढ़ती हुई शरह, इसको किसी तरह कंट्रोल करने के लिए इनके साथ शामिल हो जाएं। और पीकेएल जैसे बताया कि लीड इंस्टीट्यूशन है इस वक्त पाकिस्तान में जो हेपेटाइटिस और लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर काम करता है। इस वक्त जो मेन मकसद था कि ये प्रिवेंटेबल वायरसेस हैं जिनसे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, अगर लोगों में आगाही पैदा की जा सके, जिसके लिए हम खुद अवेयरनेस सेशंस करते हैं, और इनकी अगर स्क्रीनिंग की जा सके तो लोगों की जानें बच सकती हैं, और जो लोग स्क्रीन होंगे, जो पॉजिटिव होते हैं, उनका बर वक्त अगर इलाज हो जाएगा तो वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। बिल्कुल, चैम्बर इसमें भी अपना किरदार अदा करेगा और इस चीज़ को जो है वो सराहा भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आपका। चिन्योट राजी रिकॉर्ड सेंटर का लिंक टाउन इंटरनेट मसाइल से सालिन को शदीद मुश्किलात का सामना, फर्द और इंतकाल की फीसें जमा न होने से सालिन खार हो गए। तफसीला जानते हैं बाबर मुनीर से। बिल्कुल जी, राजी रिकॉर्ड सेंटर चिन्योट में हम मौजूद हैं, जहाँ पर सर्वर डाउन और नेट के इशूज़ की वजह से शहरियों की ऐसी दर्जनों शिकायत हैं, जहाँ पर शहरियों को कहना है कि बार बार उन्हें चक्कर जो है वो लगवाए जा रहे हैं। ना तो PSID से उनके पैसे जो है वो पे हो रहे हैं और ना ही बैंक का जो सर्वर है वो काम कर रहा है, जिस वजह से उन्हें बार बार चक्कर जो है वो लगवाए जा रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? देखें, ये मैंने टोकन लगवाया हुआ है और सर्वर डाउन आ रहा है, तो पता नहीं कितने जो हमारे किसान हैं, औरतें हैं, वो भी किसान हैं, क्योंकि जिनके नाम ज़मीन है वो ऑलरेडी किसान तो है ना, तो किसान इधर राजी रिकॉर्ड सेंटर पे आता है और दूसरा कोई तो आता नहीं, और दूर दराज लोग इलाकों से लोग आ रहे हैं, तो आगे क्या है, सर्वर डाउन है, ना तो फर्दे मिल रही हैं, अगर इंतकाल की कोई नकल वगैरह लेनी हो वो भी नहीं मिल रही, और इसके अलावा अगर मिल भी जाइए क्योंकि सर्वर डाउन है, एक दो टोकन चलते हैं, तो बैंक का जो अमला है वो भी बेशक है बिल्कुल स्लो, वो कहते हैं हमारे पास फीस की जो है ना अभी तक इंटरनेट सर्विस मुहैया नहीं हमें हो रही, तो हम DG पैलर से यही मुतालबा करते हैं ये जो सर्विस है ना इससे जो है फास्ट करें। हाँ बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। कॉलेज टीचर्स इंटर्निस्ट की भर्ती के लिए कायम ऑनलाइन पोर्टल पहले ही दिन जवाब देने लगा। तकनीकी खराबी के बायस उम्मीदवारों को ID और पासवर्ड के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। तफसीला जानते हैं अहमद नदीम से। बिल्कुल जी, अक्टूबर टेक्सिंग समेत पंजाब भर में जो है वो CTI की भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो मौसूल की जा रही है। आज जो है वो इसका पहला दिन था। 19 जो है सितंबर तक CTI की भर्ती के लिए उम्मीदवार दरख्वास्त दे सकते हैं। तो हम पहले ही दिन जो है वो सिस्टम तकनीकी खराबी का शिकार है। सिस्टम पर क्वाइफ अपलोड करने के बाद जो है वो उम्मीदवारों को सिस्टम कोलैप्स का जो है वो एक मैसेज मौसूल होता है, जिसके बाद जो है वो CTI को ऑनलाइन दरख्वास्त देने में जो है वो मुश्किलात का सामना है। इसमें ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पहले CTI के फ़राइज़ अंजाम दिए थे उनको अपने क्वाइफ अपलोड करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। क्वाइफ अपलोड करने के लिए उनके पास ID और पासवर्ड जो है वो उनको मौसूल नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ ऐसे उम्मीदवार जिनके ईमेल पहले रजिस्टर थे उनको ईमेल पर भी पासवर्ड और ID नहीं भिजवाई गई है, जिसके बायस वो ना तो नया ID पासवर्ड जनरेट करने के मजाज हैं, और दूसरा जो है वो उनका पहला ID पासवर्ड वहाँ पर जो है वो उनको मौसूल नहीं हुआ, जिसके बायस उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका। बिजली चोर कौमी मुजरिम फेस्को ने निशान इबरत बनाने की ठान ली। डायरेक्ट तारें लगाकर मीटर टेम्पर और दीगर तरीकों से बिजली चोरी करने वाले बदस्तूर फेस्को के रेडार पर आके फेस्को ने एक माह के दौरान 120 बिजली चोर पकड़ लिए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के जुर्माने भी कर डाले। आपको यहां पर बता रहे मीटर टेम्पर और दीगर तरीकों से बिजली चोरी करने वाले बदस्तूर फेस्को के रेडार पर आ चुके हैं। तफसीला जानेंगे वैसली से। जी वैस बताइएगा। करके डायरेक्ट तारे चोरी करने वाले जो हैं वो फेस्को के रेडार पर आ चुके हैं। गुज़िश्ता एक माह से ज़ायद बिजली चोरों को रंगे हाथों जो है 30 लाख रुपए के जुर्माने बिजली चोर कौमी मुस्लिम फेस्को ने निशान इबरत बनाने की ठान ली है। डायरेक्ट तारें लगाकर मीटर टेम्पर और दीगर तरीकों से बिजली चोरी करने वाले बदस्तूर फेस्को के रेडार पर आ गए हैं। फेस्को ने एक माह के दौरान 120 बिजली चोर पकड़ लिए। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के जुर्माने भी कर दिए गए हैं।
आपको बता दें फेस्को ने एक माह के दौरान 120 बिजली चोर पकड़ लिए और बिजली चोरों को 1 करोड़ 30 लाख रुपए के जुर्माने किए। बिजली चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। फेस्को ने गुज़िश्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। एक बार फिर से राब्ता हमारा बहाल हुआ है वैसली से। जी वैस बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से गुज़िश्ता में 120 से बिजली नारे लगाकर मीटर कैंसिल करके और दीगर तरीकों से बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। बिजली चोरों को 1 करोड़ 30 लाख रुपए के जो चोरीशुदा यूनिट्स से उनके जुर्माने जो हैं वो किए गए हैं और इसके साथ साथ बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज के लिए मुतल्लिका थानों में दरख्वास्तें भी जमा करवा दी गई हैं। फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली चोरों को न सिर्फ इस्तेमालशुदा यूनिट्स पर जुर्माने किए जा रहे हैं बल्कि मुकदमात का अंदराज भी करवाया जा रहा है वाक़या एक्ट के तहत, ताकि बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। न सिर्फ दिन के औकात में फेस्को की ऑपरेशन टास्क फोर्स की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है, बल्कि रात के औकात में भी नाइट रेड जो है वो किए जाते हैं और बिजली चोरी पकड़े जाने की सूरत में बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। वैसली हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की कॉटन फैक्ट्री में सफाई के नाम पर इंसानी सेहत से खिलवाड़, बेनकाब इदरीस कॉटन फैक्ट्री में गंदगी के ढेर से कॉटन रोल्स की तैयारी पकड़ी गई। सीओ हेल्थ की सरबराही में ड्रग स्क्वाड का मिलत रोड गोकुवाल में छापा, अस्पतालों मेडिकल स्टोर्स में इस्तेमाल की जाने वाली रुई के लाखों रोल बरामद कर लिए। तफसीला जाने की अज़दार हुसैन से। जी बिल्कुल, सीओ हेल्थ की सरबराही में ड्रग स्क्वाड टीम ने मिलत रोड पर वाक़या गोकुवाल में एक कॉटन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यहाँ से क्या बरामद हुआ है फैसलाबाद से जानते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या बरामद हुआ यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट भी करूंगा। हमारे साथ हेल्थ कोऑर्डिनेटर जुनैद भट्ट साहब भी साथ हैं, इनको भी अप्रिशिएट करूंगा। हम इसकी फैक्ट्री की रैकी में थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी के साथ इसको छापा मारा है। और ये देखें, ये इदरीस कॉटन फैक्ट्री के नाम से ये फैक्ट्री है। इसमें ये प्रेसिडेंट के नाम से ये कॉटन, ये इंतहाई गंदी अनहाइजेनिक कॉटन जो है उसको रिसाइकल करके ये मेडिकेटेड कॉटन बना रहे हैं, जो कि सेहत के लिए ख़तरनाक है। और ये मुख्तलिफ किसी भी ज़ख्म पर अगर इसको लगाएंगे तो वहाँ ज़ख्म के ठीक होने के बजाय वो ख़राब होगा। ये बात नहीं, ये सोचते भी नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर जिस तरह तैयार होनी चाहिए थी विद गामा रेस सारा कुछ, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं पाई गई और ये बहुत बुरी हालत पाई गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सीओ साहब ने अभी डिटेल में बताया है, ये एक कॉटन फैक्ट्री है जहाँ पर एक रिसाइकलिंग कर रहे हैं कि जो कि अनहाइजेनिक वेस्ट है उसको ये करके कमर्शियल लेवल पे ये इसको फरोख्त कर रहे हैं। दूसरा ये जो मेन इशू है, ये सेठी कॉटन की स्पूरियस कॉटन ये तैयार करके यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो कि इलीगल है। इसके ऊपर जो है हम सीओ साहब के हुक्म के मुताबिक FIR दर्ज करवा रहे हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आज बिल्कुल फैक्ट्री को सील किया जाएगा और मुतल्लिका जो अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दी। बहुत शुक्रिया ज़दारों से नगाह करने के लिए। गाड़ी में ओवरलोडिंग जानलेवा हादसा का सबब भेड़ बकरियों की तरह मुसाफिर ढूंसना, इंसानियत की तफसील अलग। CTO फैसलाबाद ने ओवरलोडिंग करने वाली मुसाफिर बरदार गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। तफसीला जानेंगे तो ये मकबूल से। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने ओवरलोड मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ मुहिम को मजीद तेज कर दिया है और इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद नासिर जावेद राना की जानब से ट्रैफिक वार्डन्स को अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। अब नासिर जावेद राना साहब ने खसूसी तौर पर यह मुहिम लॉन्च की है, खास तौर पर जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं जिसमें बड़ी गाड़ियों से मुसाफिर बरदार बड़ी गाड़ियों से लेकर इवन रक्षा जहाज तक जितनी कैपेसिटी गिवन होती है उससे ज्यादा अगर पैसेंजर्स बिठाए जाएंगे तो उसके ऊपर सख्त स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो रही है, भारी चालान होंगे, जुर्माने होंगे, गाड़ियां बंद होंगी और चूंकि वो हादसा का मूजब बनती है और उसके साथ साथ ट्रैफिक अवेयरनेस जो है इस हवाले से वो भी सिटी ट्रैफिक पुलिस का एजुकेशन यूनिट भरपूर तरीके से दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। महकमे हेल्थ फैसलाबाद की सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम। फैसलाबाद में 14,000 बच्चियों के वालिदैन ने सर्वाइकल कैंसर की हिफाजती वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। जिला भर में 7,000 बच्चियों को हिफाजती वैक्सीन लगा दी गई। महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने पहले रोज की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बता दें फैसलाबाद में 14,000 बच्चियों के वालिदैन ने सर्वाइकल कैंसर की हिफाजती वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। जिला भर में 7,000 बच्चियों को हिफाजती वैक्सीन लगा दी गई। महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने पहले रोज की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। महकमे हेल्थ फैसलाबाद के सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम। फैसलाबाद में 14,000 बच्चियों के वालिदैन ने
سروائیکل کینسر کی حفاظتی ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا۔ ضلع بھر میں 7,000 بچیوں کو حفاظتی ویکسین لگا دی گئی۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے پہلے روز کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ مزید بات کریں گے اس حوالے سے عزدار حسین سے۔ جی عزدار بتائیے گا۔ حکومت کے ہدایت پر سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین مہم منائی جا رہی ہے جو کہ 27 ستمبر تک رہے گی، اور اس دوران محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی جانب سے 5,80,009 سال سے لے کے 14 سال تک کی بچیوں کو حفاظتی ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، اور اس سبھا کا کہنا ہے کہ پہلے روز 7,000 بچیوں کو حفاظتی ویکسین لگائے گی۔ تو ہم 14,000 بچیاں ایسی تھی جن کے والدین نے حفاظتی ویکسین لگوانے سے جو تھا وہ انکار کر دیا کہ وہ اپنے بچوں کو حفاظتی ویکسین نہیں لگوانا چاہتے۔ شام کی اعتبار ڈاکٹر محمد شفاعت کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بھی 9 سالہ بیٹی کو جو ہے حفاظتی ویکسین لگائی ہے، اور شہریوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حفاظتی ویکسین سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ضرور لگائیں تاکہ انہیں موٹی موت سے بچایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ عزدار حسین آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوڑ کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں سول سوسائٹی ڈسٹرکٹ بار آئس نشے کے خلاف ہم آواز۔ صدر بار مہر مقصود حضرت سٹی صدر نون لیگ محبوب عالم اور رہنما جماعت اسلامی نور الحسن شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آر پی او فیصل آباد، ڈی پی او چنیوڑ اور آئی جی پنجاب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ فی الفور اس پہ ایکشن لیں، اور قطعی طور پہ ڈسٹرکٹ بار، جماعت اسلامی اور اس شہر کے معززین اور سول سوسائٹی اور میرے ڈسٹرکٹ کی حیور عوام یہ قطعی طور پہ بھی برداشت نہیں کرے گی کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں منشیات فروش ہو۔ محترم و مکرم صدر ڈسٹرکٹ بار مار مقصود احمد ہرل صاحب نے تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ ہمارے ضلع میں آئس کا جو نشہ ہے وہ گلیوں محلوں تک پہنچ چکا ہے۔ طلباء و طالبات اور چھوٹے بچے اس نشے کی لت میں پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے پورے خاندان تباہ ہو گئے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ امن صاحب سے کہ فی الفور کارروائی کر کے نشے کی فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اگر اس کی طرف توجہ نہ دی گئی تو جماعت اسلامی اور ڈسٹرکٹ بار مل کر اداروں کا گھیراؤ بھی کریں گے اور ان کو مجبور کریں گے، تاجر حضرات، سول سوسائٹی، تمام لوگ، کہ وہ اس نشے پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کریں اور فروخت کرنے والوں کے خلاف 9C کے تحت مقدمات درج کر کے ان کو کافر کردار تک پہنچ۔ فیصل آباد کے شہری سرکاری محکموں کی سروسز سے ناخوش۔ محکمہ سوئی گیس، پاسپورٹ، فیسکو، پوسٹ لائف انشورنس اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف شکایات۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ فیصل آباد ڈویژن میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق شکایات ہیں، جس پر ریجنل وفاقی موسو آفس کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے، اور متعلقہ جو ڈائریکٹوریٹ ہیں ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 17 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بات کریں تو فیصل آباد جنگ و ٹوبہ میں پاسپورٹ حکام، ناظرہ حکام اور اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس حکام کو بھی طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ پوسٹ لائف انشورنس حکام کو بھی نوٹس جاری کر دی گئی ہیں۔ تمام محکموں کو 17 ستمبر کو تمام تر جو شہریوں کے ازالہ کی رپورٹ ہمراہ لانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں، اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں پاسپورٹ کے مسائل ہیں، اسی طرح جنگ میں پاسپورٹ کے مسائل ہیں، فیصل آباد میں بھی پاسپورٹ کے مسائل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس حکام کو بھی نوٹس بھیج دیے گئے ہیں، اور ریجنل وفاقی موسو آفس کی جانب سے ان تمام محکموں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 17 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت جاری کی گئی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں ملک کا پہلا رینیویبل انرجی ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا گیا۔ انچارج پنجاب بایو انرجی انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر محمد رضوان تبسم کا کہنا ہے کہ رینیویبل انرجی کا مستقبل روشن ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ تو بات کریں رینیویبل انرجی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پاکستان کا پہلا انسٹیٹیوشن یہاں پر قائم کیا گیا ہے، پنجاب بایو انرجی انسٹیٹیوٹ، جس کے انچارج ڈاکٹر محمد رضوان تبسم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے گورنمنٹ آف پنجاب کی فنڈنگ سے یہ ادارہ رینیویبل انرجی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، جس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی آئل پرائسز ہیں اور بجلی کی قیمتیں ہیں، اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ بایو انرجی جو ہے اس کو پورا کر سکے۔ تو اس حوالے سے یہاں پہ ہمارے پاس 11 ریسرچ لیبز ہیں، انرجی کے پروجیکٹس ہیں، جس میں سولر ہے، بایو گیس ہے، اور ریسنٹلی ہم نے ایک ڈگری پروگرام لانچ کیا ہے 2 ایئرس کا، جس میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ آئیں اور سکلز حاصل کریں اور باعزت روزگار بھی حاصل کریں اور اپنا کاروبار بھی سٹارٹ کر سکیں۔ سر کون اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہے اور اس کے بعد نوکریوں میں کس کس طرح کا اسکوپ ہے وہ بھی ذرا بتا دیجیے۔ جی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ رینیویبل انرجی کا پروگرام ہے، ایسوسیٹ ڈگری HEC کی گائیڈ لائن کے مطابق اس کو ہم نے تیار کیا ہے وائس چانسلر صاحب کی ہدایات کی روشنی میں۔
تو اس میں سولر ہے، بایو گیس ہے، نیوکلیئر انرجی ہے، ونڈ انرجی ہے، ہائیڈرو پاور ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ فیوچر میں جو رینیوبل انرجی کا ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 2030 کا وہ 30% ہے، اور ابھی ہم 10% پہ پہنچے ہیں. تو اس میں بچوں کا فیوچر ہی فیوچر ہے اور جاب کے وسیع مواقع موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جنگ میں زیر تربیت اسسٹنٹ کمشنرز کا ڈی پی او آفس کا دورہ، اسمارٹ سیف سٹی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا وزٹ کیا. پولیس ورکنگ اور انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ڈی پی او بلال افتخار کیانی نے انسداد جرائم کی حکمت عملی سے آگاہ کیا. زیر تربیت اسسٹنٹ کمشنرز نے پولیس ورکنگ کو مؤثر اور قابل تقلید قرار دیا ہے. اسمارٹ سیف سٹی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا وزٹ کیا گیا. پولیس ورکنگ اور انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. فیصل آباد کے مزدور طبقے کا بڑا اور دیرینہ مطالبہ پورا ہونے لگا. 450 مزدوروں میں سوشل سیکورٹی کارڈز تقسیم کر دیے گئے. ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل سیکورٹی ایسٹ طارق فاروق اور حمزہ آوان نے کارڈز تقسیم کیے. 450 مزدوروں میں سوشل سیکورٹی کارڈز تقسیم. 10 ٹیکسٹائل ہوسٹری اینڈ گارمنٹس ورکرز کے لیے تقریب کا انعقاد. ڈائریکٹر سوشل سیکورٹی ایسٹ طارق فاروق کی بطور مہمان خصوصی شرکت. مزدور رہنما بابا لطیف انصاری، پروین لطیف، رب نواز بٹو شریک ہوئے. جنرل سیکرٹری پیسی سٹاف فیڈریشن رانا ریاض، نعیم یعقوب گل کی بھی شرکت. تقریب کے بعد 450 مزدوروں میں کارڈ تقسیم کیے گئے.